प्रभा देवी के 2 बेटे थे, जिसमें से बड़ा बेटा विनोद और छोटा बेटा मोहित था। प्रभा देवी की बड़ी बहू चांदनी एक मॉडर्न और छरहरी काया वाली सुंदर लड़की थी, तो वहीं मोहित की पत्नी काजल गरीब घर की सांवली सूरत वाली लड़की थी। काजल अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भली भांति निभाती थी, जबकि चांदनी का सारा ध्यान सिर्फ अपने मेकअप और फिगर को बनाने में ही रहता था। एक रोज, ये लीजिए मम्मी जी, आपकी मनपसंद अदरक लौंग इलायची वाली चाय। छोटी बहू, तू हम सभी की जरूरतों का कितना ख्याल रखती है। अरे जरा अपने शरीर को आराम भी दिया कर। सुबह पहली किरण के साथ उठती है और सारा दिन घर के कामकाज ही निपटाती रहती है। अरे थोड़ा कष्ट अपनी जेठानी को भी उठाने दिया कर और उसे भी कुछ जिम्मेदारियां निभाने दिया कर। वैसे है कहाँ वो? माँ जी, जेठानी जी तो अभी सो रही हैं और पूजा पाठ करने के बाद आपको चाय चाहिए होती है, इसलिए मैंने ही बना दी। जन्मदिन की ढेरों मुबारकबाद छोटी बहू। अब आज के दिन तू इस घर गृहस्थी से छुट्टी ले और अपने पति के साथ कहीं बाहर घूमा। शुक्रिया माँ जी। अपनी सास के पांव छूकर काजल खुश होकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी प्रभा देवी भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, जो तूने मेरी झोली में काजल नाम के इस हीरे को डाला है। तूने मेरे बुझे घर में चंदा का प्रकाश भेजा है छोटी बहू के रूप में, जिसकी रोशनी पूरे घर में फैली हुई है। हाँ, बस मेरी यही दुआ है तुझसे कि इसके जीवन में कभी अंधेरा ना आए। मोहित और काजल का रिश्ता सदा सलामत रहे और इनके बीच कभी कोई खटास ना आए। पीछे खड़ी चांदनी उनकी सारी बातें सुन रही होती है और अपने मन में हंसते हुए कहती है, जितनी दुआएं देनी है इसे दे लो सासू माँ। भले ही ये सारे घर में प्रकाश फैलाए, लेकिन इसकी खुद की जिंदगी में तो अंधेरा ही होगा, क्योंकि इसके चांद की चांदनी तो मैं हूँ। मोहित तो आखिरकार मुझ पर ही लट्टू है। उधर काजल अपने कमरे में मोहित से कहती है, मोहित, आप आज के दिन भी ऑफिस जा रहे हैं? क्यों, आज क्या दिवाली है जो घर पर बैठकर पूजा करूं तुम्हारी, या तुमसे शाहरुख खान की तरह रोमांटिक बातें करूं? जस्ट लुक एट यू। काली तो तुम थी ही, अब तो तुम मोटी और भद्दी भी हो गई हो। पता नहीं मेरी किस्मत ही खराब थी जो ऐसी बीवी मेरे पल्ले पड़ गई। अपने जन्मदिन वाले दिन पति के मुंह से बधाई की जगह बेइज्जती की बातें सुनकर काजल दुखी हो जाती है, तो वहीं दरवाजे के बाहर खड़ी चांदनी ये सब सुनकर खुश हो जाती है और खुश होते हुए मन में सोचती है, अरे वाह, मेरी काली देवरानी के जन्मदिन की ऐसी शुरुआत। सचमुच सुनकर मजा ही आ गया। अब यही सही समय है आग में घी डालने का। चांदनी उनके कमरे में जाती है। अरे क्या हुआ मेरे हैंडसम देवर जी? क्यों मेरी सांवली सलोनी देवरानी पर भड़क रहे हैं? जरा कुछ सीखो मेरी भाभी से। शादी के इतने वक्त बाद भी इन्होंने अपने फिगर को कितने अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। मोहित, शायद आप भूल रहे हैं कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ, और माँ बनने के बाद एक औरत के शरीर में परिवर्तन आते ही हैं। उसकी त्वचा और शरीर में फर्क पड़ जाता है। मैं एक पत्नी होने के साथ साथ एक माँ भी हूँ, जबकि जेठानी जी अभी माँ के सुख से वंचित है। ये बात सुनकर चांदनी गुस्से में वहां से चली जाती है। मोहित भी बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकलने लगता है कि तभी उसका बेटा बंटी स्कूल के लिए तैयार होकर आता है और मोहित से कहता है, पापा, आज मेरी स्कूल वैन नहीं आई, तो क्या आप मुझे ऑफिस जाते हुए स्कूल ड्रॉप कर देंगे प्लीज? बस माँ की तरह बेटा भी मुझे बस परेशानी करने आता है। मुझसे ये सब चोचलेबाजी नहीं होती। चला भाग यहाँ से। इसी तरह मोहित अपने बेटे को झिड़कते हुए वहां से चला जाता है। बंटी रोते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, सभी के पापा उन्हें स्कूल ड्रॉप करने आते हैं, फिर मेरे पापा कभी मुझे छोड़ने क्यों नहीं जाते, और वो हमेशा ही हम दोनों से गुस्से में बातें क्यों करते हैं? नहीं बच्चे, पापा को ऑफिस के लिए देर हो रही थी ना, इसीलिए वो थोड़े गुस्से में थे। चलो मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कराती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज जब काजल बाजार से सब्जी लेकर घर आ रही होती है, तो वो चांदनी और मोहित को हाथों में हाथ डाले होटल से बाहर निकलते देख लेती है। ये दृश्य देख काजल हैरान रह जाती है और उसके मन में हजारों सवाल उमड़ पड़ते हैं। ये दोनों होटल में एक साथ, कहीं इन दोनों के बीच कुछ गलत? नहीं, मैं बेकार में ये सब बातें सोच रही हूँ। देवर भाभी के बीच तो माँ बेटे का रिश्ता होता है, बिना किसी सबूत के कोई भी लांछन लगाना गलत होगा। इसी कश्मकश में काजल घर पहुंच जाती है, लेकिन दिन भर उसके मन में यही कश्मकश चलती रहती है। रात को जब काजल अपने कमरे में सो रही होती है, तो आधी रात को बंटी को प्यास लगती है और वो काजल से पानी मांगता है। काजल उठकर किचन में पानी लेने जाती है, तभी उसको चांदनी के कमरे से किसी के हंसने की आवाज आती है। अरे, जेठ जी की तो आज नाइट शिफ्ट है, फिर ये जेठानी जी के कमरे से किसकी आवाज आ रही है? काजल कमरे की खिड़की से झांककर देखती है तो वो नजारा देखकर वो दंग रह जाती है। कमरे में चांदनी और मोहित एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं और मोहित चांदनी से कहता है, सच कहूं चांदनी, तुम्हारे साथ ये रात सचमुच कयामत की रात लग रही है।
अब बातें बनाना बंद भी करो स्वीटहार्ट, और ये बताओ कि कब तक हमें यूं ही दुनिया से छुपते छुपाते मिलना होगा। भगवान ने हमारी शादी 2 अलग अलग लोगों से करवा दी है, और वो भी बिना हमारे टाइप के लोगों से। तुम तो बिल्कुल मेरे टाइप के लड़के हो, हैंडसम एंड डेयरिंग देवर, इसीलिए तो मैं तुम्हारे भैया को बिल्कुल भी भाव नहीं देती। जानता हूँ जानेमन, अब मुझे जाना होगा, कहीं काजल की आंख खुल गई तो मुश्किल हो जाएगी। मोहित जैसे ही बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है तो काजल वहां खड़ी होती है। बिल्कुल भी शर्म नहीं है तुम दोनों में। देवर भाभी के पाक रिश्ते को कलंक लगा दिया तुमने। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी जेठानी ही मेरी सौतन बनेगी। ओह, तो तुमने सब कुछ देख लिया। चलो अच्छा है, आज नहीं तो कल सच तुम्हारे सामने आना ही था। हाँ, और अब यही सच्चाई मैं दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। बहुत धोखा दे लिया तुमने हम सबको। खबरदार जो तुमने ऐसा कुछ सोचा भी, वरना तुम्हारे बंटी को इस दुनिया से रुखसत होने में देर नहीं लगेगी। मोहित, ये औरत तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे को जान से मारने की धमकी दे रही है और तुम चुपचाप तमाशा देख रहे हो। अरे कौन बच्चा, किसका बच्चा? तुम और बंटी तो बस मेरी एक भूल हो। तुम दोनों जियो या मरो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? इस तरह उन दोनों से मिली धमकी से काजल अपने बच्चे को खोने से डर जाती है और वो अपना मुंह बंद रखकर सब कुछ चुपचाप सहती रहती। और इसका नतीजा ये हुआ कि देवर भाभी की हवस को शह मिल जाती है और अब वो एक दूसरे के साथ और ज्यादा समय बिताते। एक रोज बंटी अपनी माँ से पूछता है, माँ, आजकल आप इतनी उदास और खोई खोई क्यों रहती हो? पापा ने आपसे कुछ कहा क्या? नहीं मेरे बच्चे, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए तू जा बाहर जाकर खेल। बंटी बाहर खेलने चला जाता है। तभी काजल की सास उसके कमरे में आती है और उससे कहती है, क्या बात है बहू, तेरे और मोहित के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? आज जो बात तुमसे बंटी ने पूछी वो मैं भी कई दिनों से पूछना चाह रही थी। आजकल तुम हर वक्त खोई खोई सी क्यों रहती हो? पता नहीं क्यों, लेकिन तेरा उदास चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई सौतन तुझे ढा रही हो। अगर ऐसा कुछ है तो एक बात हमेशा याद रखना, विश्वास से भरी पत्नी अगर चाहे तो यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। फिर एक औरत से क्या डरना। ये कहकर उसकी सास वहां से चली जाती है, लेकिन उसकी बातों ने मानो काजल में एक शक्ति प्रदान कर दी थी और वो बिना देर किए अपने जेठ के पास जाती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है। काजल, तुम होश में तो हो? अपनी जेठानी के बारे में ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जेठ जी, मुझे बस आज रात का समय दीजिए। आज रात जेठानी जी की सच्चाई आपके सामने होगी। इसके बाद विनोद के साथ मिलकर काजल एक प्लान बनाती है और फिर आधी रात को मोहित के फोन से चांदनी के फोन पर एक मैसेज करती है और उसे अकेले में मिलने के लिए छत पर बुलाती है। कुछ देर बाद चांदनी छत पर जाती है और पीछे से जाकर मोहित के गले लिपट जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ मेरे हैंडसम देवर जी? आधी रात तक कभी सब्र नहीं हुआ जो मुझे छत पर ही बुला लिया? चलो अच्छा है, रोज रोज चार दीवारी में रोमांस करके मैं भी बोर हो गई थी। हाँ, आज खुले आसमान के नीचे रोमांस करने में मजा आएगा। अब कुछ कहोगे भी या यूं ही पीठ घुमाए खड़े रहोगे? चलो अब मुझे जल्दी से अपनी बाहों में भर लो। जैसे वो ये कहती है, मोहित के कपड़े पहने खड़ा विनोद उसको जोरदार थप्पड़ मारता है। इसी के साथ छत की लाइट जल उठती है और सभी वहां आ जाते हैं। विनोद, तुम? हाँ मैं। इतने दिनों से तुम मुझे धोखा दे रही हो, मुझे बेवकूफ बना रही हो। और तुम मोहित, अपने ही भाई की पीठ पर छुरा घोंप दिया तुमने। अगर आज काजल मुझे तुम्हारी सच्चाई नहीं बताती तो तुम देवर भाभी का ये घिनौना सच कभी भी मेरे सामने नहीं आता। आज के बाद तुम दोनों से मेरे सारे रिश्ते खत्म। नहीं विनोद, ऐसा मत कहो, मुझसे रिश्ता मत तोड़ो, मुझसे भूल हो गई। अपनी अय्याशी को भूल का नाम मत दो, समझी? अब निकल जाओ मेरे घर से। काजल, तुम तो मुझे समझो, आखिरकार मैं तुम्हारे बच्चे का बाप हूँ, तुमने हमारे बच्चे का वास्ता। जिस बच्चे को मौत के घाट उतारने की बात कह रहे थे, आप आज उसी का वास्ता दे रहे हो। बंटी बेटा, अपने पापा के पास आओ। दूर रहो मुझसे, आपने मेरी माँ का दिल दुखाया है, उन्हें धोखा दिया है। चले जाओ हम दोनों की जिंदगी से। माँ, मैं तो आपका बेटा हूँ, आप तो मुझे माफ करेंगी ना? अपना ये मनहूस चेहरा लेकर निकल जाओ मेरे घर से। अरे तू मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरी कोख से जन्मा एक कलंक है, कलंक। इस तरह चांदनी और मोहित के हवस के कारण 4 जिंदगियां बिखर जाती हैं। कुछ साल बीत जाने के बाद विनोद और काजल बंटी को माता पिता का प्यार देने के लिए एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तो वहीं मोहित और चांदनी जेल में सड़ते हुए अपने आगे की जिंदगी काटते हैं। रात का समय था। घड़ी में 10:30 बज रहे थे। नंदा अपनी बिस्तर पर बैठी हुई थी। तभी उसे कुछ आहट सुनाई पड़ी। एक साया उसके कमरे में प्रवेश करता है। उसके कदमों की आहट से वो एकदम से चौंक गई। कौन है?
उसकी बातों को सुनकर अंदर आए शख्स ने बच्चे की तरह बोलते हुए कहा, अले, तुम हमको नहीं पहचानती? हम हैं तुम्हारे पति गुड्डू। मेरे पति? सुनो ना, हमको ना नींद नहीं आ रही है, थोड़ा दल भी लग रहा है, तुम मेरे कमरे में तलो ना। ये कहकर वो नंदा का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर ले जाने लगता है। अरे कौन है आप? ये क्या बदतमीजी है? छोड़िए मेरा हाथ, छोड़िए नहीं तो मैं चिल्लाकर अपने पति को बुलाऊंगी। अले, मैं ही तुम्हारा पति हूं, तुम कितने बुलाने की बात कर रही हो? तलो ना मेरे कमरे में। शादी के बाद तो पत्नी पति के कमरे में रहती है ना, पर तुम तो कभी मेरे कमरे में आई नहीं। ये कहकर गुड्डू फिर से नंदा का हाथ पकड़ता है। इस बार नंदा को गुस्सा आ जाता है और वो गुड्डू को जोर का थप्पड़ मार देती है। आपको बात समझ में नहीं आती है? अरे मैं अंधी हूं तो क्या हुआ, कोई मेरा फायदा नहीं उठा सकता। नंदा की थप्पड़ की मार से गुड्डू किसी छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगता है। मार दिया, मुझे मार दिया, मेरी पत्नी ने मुझे मार दिया। गुड्डू के रोने की आवाज सुनकर घर की नौकरानी पुष्पा दौड़ी हुई नंदा के कमरे में आती है। अरे क्या हुआ गुड्डू बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? गुड्डू ने पुष्पा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो उसी तरह जोर जोर से रोता रहा। उसे इस तरह रोता देखकर पुष्पा ने नंदा से पूछा, क्या हुआ बहू रानी, गुड्डू बाबा क्यों रो रहे हैं? आप दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ क्या? देखिए बहू रानी, पति पत्नी में तो नोकझोंक होती रहती है, इसका ये मतलब नहीं कि पत्नी अपने पति को रुला दे। ये आप क्या कह रही हैं? ये मेरे पति हैं? हाँ, यही तो आपके पति हैं जिससे 6 महीने पहले आपकी शादी हुई है। देखो तुम झूठ मत बोलो, ये मेरे पति नहीं है। अरे बहू रानी, मैं क्यों आपसे झूठ बोलूंगी, यही आपके पति हैं। नहीं, मैं नहीं मानती, ये मेरे पति नहीं है। भगवान ने मेरी आंखें छीन ली हैं तो क्या हुआ, मन की आंखों से मैं सब कुछ देख सकती हूँ। ये मेरे पति नहीं है। ठीक है बहू रानी, आप मेरी बात मत मानिए, अपने पति की बात भी मत मानिए, लेकिन अपने सास ससुर की बात तो मानेंगी ना आप। 1 सप्ताह बाद जब वो शादी से लौट कर आएंगे तब उनसे ही पूछ लीजिएगा कि सच्चाई क्या है। नंदा के साथ ये क्या हो रहा था? वो किसे अपना पति कह रही थी और ये गुड्डू कौन है जो कह रहा है कि वो उसका पति है? इस बात को जानने के लिए कुछ महीने पहले जाना पड़ेगा। नंदा बहुत ही गरीब घर की अंधी लड़की थी। नंदा के पिता गोपी एक मामूली मजदूर थे और उसकी मां विमला दूसरों के घर पर झाड़ू पोछे का काम करती थी। एक तो गरीबी की मार, ऊपर से घर में जवान अंधी लड़की। गोपी और विमला इसी चिंता में घुले जा रहे थे। पता नहीं कौन सी किस्मत लिखवा कर आई है नंदा। अरे क्या हो गया भगवान, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? अब किस्मत फूटी हो तो मुंह तो लटका ही रहेगा ना। तेरी यही बात मुझे समझ नहीं आती। अरे जो कहना है सीधा सीधा कहना। अपने पति की बात पर विमला ने उदासी भरी दृष्टि से गोपी की ओर देखा और कहा, वहां भी बात नहीं बनी जी, उन लोगों ने भी नंदा से शादी के लिए मना कर दिया। ठीक ही तो है, मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं था। अरे हमारी नंदा 21 साल की है और वो 50 का था। अजी, मर्दों की उम्र नहीं देखी जाती, और आपको पता है ना हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। अब अंधी लड़की से कौन शादी करना चाहेगा? तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन नंदा है तो हमारी बेटी ही, अंधी है तो क्या हुआ, हम उसे कुएं में तो नहीं डाल सकते। गोपी की बात सच थी, लेकिन यह भी एक बड़ा सच था कि अंधी लड़की से कोई ठीक ठाक आदमी तो शादी करने से रहा। एक दिन की बात है, विमला जिस मेम साहब के यहाँ काम करती थी, उसके कोई दूर के रिश्तेदार विमला की मालकिन के घर आए हुए थे। विमला जब उन्हें चाय दे रही थी तो उसने उनकी बात सुनी। अरे हम तो थक गए, गुड्डू के लिए कोई लड़की मिलती ही नहीं है। तुम्हें तो पता है ना, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, बस लड़की चाहिए, चाहे वो लंगड़ी लूली अंधी कुछ भी हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बस लड़की चाहिए। आपका कहना तो सही है भैया, लेकिन मैं भी परेशान हो गई गुड्डू के लिए लड़की ढूंढ ढूंढ कर, मिलती ही नहीं। उन लोगों की बातें सुनकर विमला को अपनी बेटी नंदा के लिए उम्मीद की किरण दिखाई दी, लेकिन चाहकर भी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी मालकिन से अपनी बेटी के रिश्ते की बात करे। अरे भला नौकर की बेटी मालकिन से ब्याही जाए, ऐसा समाज तो नहीं है अभी हमारा। उस रात उसने अपने पति से ये बात बताई तो, अरे बिमला, तू भी ना जरा समझा कर, जरूर उसके बेटे में कोई खोट होगा, तभी तो वो लंगड़ी लूली कोई भी ढूंढ रहा है। आप भी ना हर बात पर शक करते हैं। मैं तो इतना जानती हूं कि बड़े लोगों में, अमीर लोगों में ना तो कोई कमी होती है और ना ही कोई खोट होता है। तो तू क्या चाहती है? मैं कल मालकिन से खुलकर बोल दूंगी कि उनके जो भाई बाहर से आए हैं और अपने बेटी के लिए लड़की तलाश रहे हैं,
तो नंदा को एक बार देख लें। विमला ने अपनी मालकिन को नंदा के बारे में बताया और उनके रिश्तेदार के बेटे से नंदा की शादी की बात कही। उसने ये भी बोला कि उसकी बेटी जन्म से ही देख नहीं सकती है। अरे, मुझे तो पता ही नहीं था। ये तो वही बात हो गई कि बगल में छोरा और नगर में ढिंढोरा। सुन, मेरे भैया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की देख नहीं सकती, बस उन्हें अपने बेटे के लिए एक सीधी और सुशील बहू चाहिए। तुम शादी की तैयारी करो, और हाँ, सारा खर्च हम ही करेंगे, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गोपी और विमला को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि जिस बात को लेकर वे लोग इतना परेशान रहते थे, वो परेशानी एक ही झटके में खत्म हो जाएगी। नंदा की शादी रोशनलाल के बेटे गुड्डू से धूमधाम से हो गई। शादी इतनी आलीशान थी कि विमला और गोपी तो बस आंखें फाड़े हर कुछ निहार रहे थे। सच कहूं बिमला, मुझे नहीं पता था कि हमारी नंदा इतनी अच्छी किस्मत लेकर आई है। इतना बड़ा घर मिलेगा उसे, ये कौन जानता था। नंदा शादी करके अपने ससुराल आ गई। 6 महीने हो गए थे उसे अपने ससुराल आए, और 6 महीने बाद उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आएगा उसे पता नहीं था। पुष्पा के लाख कहने के बाद कि गुड्डू उसका पति है, उसने उसकी बात नहीं मानी। 1 सप्ताह बाद की बात है, रात का समय था। तभी नंदा के कमरे में किसी के आने की आहट हुई। अरे, आप आ गए? आप कहाँ चले गए थे? उस शख्स ने नंदा को गले लगाते हुए कहा। अरे, कुछ काम था। नंदा भी उसके गले से लिपट गई। जानते हैं, 4 दिन पहले कोई मेरे कमरे में घुस आया था। वो कह रहा था कि वो मेरा पति है। नंदा उस शख्स से बात कर रही थी, तभी पुष्पा नंदा के कमरे में आई और उसने देखा कि नंदा अपने ससुर की बाहों में है। मालिक, आप? पुष्पा, तुम? अरे, वो जरा बहू से कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैं यहां आया था। बहू? वो शख्स रोशनलाल था, नंदा का ससुर। असल में रोशनलाल का बेटा गुड्डू मंदबुद्धि था। रोशनलाल काफी पैसे वाला था, लेकिन उसकी पैसे और प्रॉपर्टी उसके बाद कौन संभालता, क्योंकि उसका बेटा तो दिमाग से पैदल था। रोशनलाल ने उसकी शादी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं सकी। इस बीच नंदा की मां से रोशनलाल की मुलाकात हुई और नंदा की शादी गुड्डू से हो गई। मालती, गुड्डू की शादी तो हमने कर दी, लेकिन हम जानते हैं कि गुड्डू हमारा वंश नहीं चला पाएगा। हमारी इतनी संपत्ति हमारे बाद बर्बाद ना हो जाए, इसलिए हमें ही इसे संभालने वाला लाना होगा। दुनिया की नजर में यह गुड्डू की सुहागरात होगी, लेकिन नंदा के साथ सोऊंगा मैं। पुष्पा को अब सारी सच्चाई का पता लग गया था, और उसे यह भी पता लग गया था कि आखिर उसे रोज क्यों नंदा बार बार मना कर रही थी कि गुड्डू उसका पति नहीं है। असल में गुड्डू की आड़ में रोशनलाल नंदा के सम्मान के साथ खेल रहा था। मुझे घिन आ रही है, सच में मुझे घिन आ रही है। ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। नंदा तो बेचारी अंधी है, उसे क्या पता, लेकिन ये आंख वाले लोग, छी। पुष्पा ने ठान लिया कि वो नंदा को इस नरक से बाहर निकालेगी। वो उसी रात पुलिस थाने गई और उसने रोशनलाल की सच्चाई पुलिस को बता दी। पुलिस इंस्पेक्टर रानी को यह सब सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वो रोशनलाल के घर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। अरे, आपको शर्म नहीं आती? लोग कहते हैं कि आपका बेटा मंदबुद्धि है, लेकिन मंदबुद्धि तो आप हैं। आपने एक अंधी लड़की के सम्मान को हर दिन अपने पैरों तले कुचला, वो भी इसलिए क्योंकि आपको अपनी प्रॉपर्टी का कोई वारिस चाहिए था। आप जैसे लोग समाज में रहने के लायक ही नहीं हैं। रोशनलाल को जेल ले जाया गया, उस पर मुकदमा चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच नंदा के मन में सिर्फ यही सवाल हमेशा घूमता रहता है कि ये सब उसके साथ क्यों हुआ, लेकिन उन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है।